जंगल से वहां से लकड़ी काटते थे, फिर लाते थे। एक साइकिल थी, वो भी नई नहीं थी, पुरानी थी। फिर उससे हम आते थे बजरिया में, उसे बेचते थे। मुश्किल से वो 28 या 33 रुपए की बिकती थी। जब हम उस रुपए से नमक और घर के मतलब जो जरूरत की चीजें थी, इतना नहीं, आटा भी ले जाते थे उसी रुपए से। और फिर उसके बाद हम स्कूल चले। पिताजी खत्म हुए हैं तो हमारे भाई तो वन विभाग में काम करने लगा था बाछड़ी के, क्योंकि कुछ खाने के लिए था नहीं। तो जब हम स्कूल से जाते थे तो पहले हम खाना खाते थे और सीधे हम जंगल जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं शिवांग शुक्ला। आज हमारे बीच में मौजूद है पवनदीप निषाद जी, जो कि महेवा विकास खंड के ग्राम कीरतपुर ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान हैं। और आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा कि ये जनपद जालौन के सबसे युवा प्रधान हैं। तो आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो प्रधानी का चुनाव होता है वो किस प्रकार का होता है, और एक युवा प्रधानी के चुनाव के लिए युवा की क्या सोच होती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पवनदीप निषाद जी। धन्यवाद। आज के शो में हम आपसे जानेंगे कि आपके प्रधानी के कार्यकाल आपका कैसा रहा अभी तक का, और आगे आपकी क्या योजनाएं हैं, इस बारे में मुखरता से बात करना चाहेंगे। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि जो ग्राम प्रधान होता है, एक युवा होता है। देखिए, गांव में मैंने देखा है कि जितने भी युवा होते हैं वो ग्राम प्रधान, उनका एक सपना होता है कि मैं भी ग्राम प्रधान बनूंगा। तो युवा के लिए ग्राम प्रधान बनने का तक का जो सफर होता है वो कितना कठिन होता है, कैसे बन सकता है वो? जो युवा वर्ग है आज का, वो चाहते तो है कि हम ग्राम प्रधान बने, लेकिन वो ग्राम प्रधान बनने से पहले उन्हें चाहिए कि समाज सेवा करें। समाज सेवा में जैसे सर्दी से बचाव के लिए इस समय जैसे कंबल बांटें, और अनेक प्रकार की हैं समाज सेवाएं। बुजुर्ग लोग हैं, उनको अस्पताल के नजदीक अगर कोई बीमार हो उन्हें अस्पताल ले जाएं। मतलब हर दिल में बसना चाहिए। जे ग्राम प्रधान इतना बड़ा चुनाव है कि विधायकी से बड़ा है चुनाव, सभी का दिल जीतना होता है। एक एक वोट पे नजर, विधायकी से कठिन चुनाव है। हाँ, कठिन चुनाव है। तो एक एक वोट पे नजर रखनी पड़ती है, कौन वोट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, इस तरीके से। लेकिन जो आज लोग होड़ सी बनाए हैं कि ग्राम प्रधान, लेकिन वो बहुत कठिन है। आपको समाज सेवा पहली करनी होगी। जब आप सभी के दिलों में बच जाओगे तभी ग्राम प्रधान बन पाओगे। अच्छा, इसके अलावा समाज सेवी होना और समाज सेवी बनने की कोशिश करना, इन दोनों में भी अंतर है। कुछ लोग ऐसे भी सामने आते हैं, आपने भी देखा होगा कि वो समाज सेवी नहीं है, लेकिन उनको प्रधानी का चुनाव लड़ना है, इसलिए वो समाज सेवी बन गए। तो उसमें वो चीज नहीं हो पाती है जो कि वास्तव में जो एक्चुअल समाज सेवी है उसमें जो देखने को मिलती है। हाँ, तो वो तो अभी आप देख सकते हो, गांव में जाओ तो अब हर जगह जो बैनर पोस्टर बने हैं वो सभी युवाओं की ज्यादा लगे होंगे बैनर पोस्टर प्रधानी के, कि हम नहीं। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए कि युवा वर्ग को राजनीति के क्षेत्र में जितना युवा आगे आएगा उतना जो है कहीं ना कहीं ग्राम का विकास भी होगा। लेकिन उन्हें पहले ग्राम पंचायत में जाकर हर समस्याओं से रूबरू होने चाहिए, गांव गांव जाने चाहिए। कुछ तो ऐसे प्रत्याशी हैं जो गांव में नहीं रहते, बाहर से आते लड़ने के लिए। अभी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें ABCD पता नहीं कि वोटर लिस्ट बनी है, कितने वोट कटे, कितने नहीं बढ़े। जिन्हें चुनाव लड़ना है वो सबसे पहले वोटर लिस्ट पे ध्यान दे, कितने लोगों को बनना है, किनके नहीं बनना है, कौन कटना है, और किनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है। ये सब ध्यान रखते हुए फिर चुनाव लड़ें, और बड़ों का आशीर्वाद लेना ही सबसे अच्छी है। अगर वो अनुभवशील लोगों के साथ रहेंगे, वो लोग अगर अनुभव अपना साझा करेंगे तभी वो लोग प्रधान बनेंगे। अच्छा, जैसा कि आपके बारे में हमको जानकारी है और सुनने में मिला है कुछ सूत्रों के माध्यम से कि आपका जो ये कार्यकाल रहा है, मतलब बचपन से लेकर के और आज तक का जो सफर रहा है वो काफी मुश्किल सफर रहा है और संघर्षों से भरा रहा है। तो हम इस आज के इंटरव्यू में हम चाहेंगे कि आप बचपन से लेकर के अभी तक कम शब्दों में और पॉइंट टू पॉइंट जो है अपनी बात को रखें कि कैसे आपने संघर्ष किया, किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़े। ये तो बहुत ही हमारे लिए सुखद कहें या दुखद कहें, दोनों सही है, क्योंकि हमने संघर्ष तो किया है। 2006 में मेरे फादर
खत्म हो गए थे। हम लोगों के बहुत ही छोटे छोटे थे उस समय। तो फिर इसके बाद हमारे घर में कुछ भी नहीं था, मतलब रहने के लिए छत नहीं थी, खाने के लिए आटा नहीं था। तो हम दो बहन दो भाई हैं। बड़ी बहन की तो शादी हो गई थी, छोटी बहन हमसे बड़ी है, मतलब उन्हें छोटी बहन कहते हैं। और भाई मेरा जो दोनों लोग, हम लोग तीनों लोग पढ़ते थे उस समय। तो जब पिताजी खत्म हुए हैं तो हमारे भाई तो वन विभाग में काम करने लगा था बाचरी के, क्योंकि कुछ खाने के लिए था नहीं। तो जब हम स्कूल से जाते थे तो पहले हम खाना खाते थे और सीधे हम जंगल जाते थे। जंगल से वहाँ से लकड़ी काटते थे, फिर लाते थे। एक साइकिल थी, वो भी नई नहीं थी, पुरानी थी। फिर उससे हम आते थे बजरिया में, उसे बेचते थे। मुश्किल से वो 28 या 33 रुपए की बिकती थी। जब हम उस रुपए से नमक और घर के मतलब जो जरूरत की चीजें थी, इतना नहीं, आटा भी ले जाते थे उसी रुपए से। और फिर उसके बाद हम स्कूल चले जाते थे। वो यही हमारी दिनचर्या रहती थी। फिर धीरे धीरे हमने जब इंटर कर लिया तो हमने हमारे एक मतलब प्रश्न मतलब आपस में आया कि क्या करें, सर्विस करेंगे, रुपए नहीं है, पढ़ें कैसे, दीदी को भी पढ़ाना, हमें भी पढ़ना। तो धीरे धीरे हमने फिर पत्रकारिता ज्वाइन कर ली 2012 में। तो हम धीरे धीरे पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। उसमें भी हमारा बहुत विरोध हुआ, काफी विरोध हुआ। फिर विरोध का हमने सामना भी किया, पर धीरे धीरे भगवान की कृपा, महर्षि वेदव्यास की कृपा, कामतानाथ स्वामी की कृपा से फिर धीरे धीरे मकान भी बने। मकान के साथ साथ फिर जो युग में हमें चाहिए था वो सब कुछ अब इस समय कर लिया। पर धीरे से हम चुनाव लड़े तो काफी लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा रही कि हम विजय हो गए। विजय का महेवा ब्लॉक में, शायद महेवा नहीं, पूरे हम जनपद में युवा प्रधान थे। दैनिक जागरण में हमारी पोस्ट भी मतलब खबर भी छपी कि सबसे युवा प्रधान है। और हम सबसे अच्छे मतों से भी जीते थे, क्योंकि हमारे गांव में कम वोटिंग होने के कारण 1-2 वोटों से जीतते थे, लेकिन हम 40 वोटों से जीते थे। तो इसी प्रकार हमने जब प्रधानी ली, शपथ ली, तो उसी से हमें लगा था कि हमें विकास कराना, क्योंकि हमने संघर्ष देखा है, लोगों को देखा है। तो जितना बना हमने लोगों को छत दी, पानी दी, बिजली, सड़क, जो अमूल्य सुविधाएं हैं, ये तो सभी प्रधान देते हैं, जितना बना दिया। सबसे छोटी ग्राम पंचायत होने के बावजूद भी हमारी निधि कम है। फिर भी हमने माननीय विधायक विनोद चतुर्वेदी के प्रयास से, माननीय जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के प्रयास से, हमारे यहाँ एक धार्मिक स्थल है महर्षि वेदव्यास, जिनकी वहाँ जन्मभूमि है। इसी पे आने वाले हैं। हाँ, उसी पे हमने फोकस किया है पूरी ग्राम पंचायत को। तो शायद है कि इतनी छोटी ग्राम पंचायत में कोई इतना कार्य करा पाए, हमें नहीं लगता। फिर कराने के लिए और भी आगे हैं, हम ये चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन हमने जितना बना है अपने कार्यकाल में सही ही काम किया है। हम चाहेंगे कि आपने जिक्र कर ही दिया है, तो आप वेद व्यास जी का क्या महत्व है और किस तरीके से लोग उनको याद करते हैं, इस बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। महर्षि वेद व्यास मतलब कालपी और जालौन ही नहीं, वो विश्व गुरु है। महर्षि वेद व्यास जी ने यही शेखपुर बुल्दा मदारपुर है, जो कालपी से 2 किलोमीटर दूरी पर बसा है, यमुना के तट पे। उनका यही जन्म स्थान है, यही उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने यहीं पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना भी की है। जो उन्होंने बोला है, पीछे बने गणेश जी ने लिखा है, वो वर्तमान में मौजूद है। वो नीम के पेड़ में आकार से बने हुए हैं। तो वो मतलब उन्होंने लिखा, इन्होंने बोला। तो जे हम जान रहे हैं कि ऐसा स्थान पूरे विश्व में नहीं होगा जो महर्षि वेद व्यास की जन्म स्थली को दर्शाए। तो आपने प्रधान बनने के बाद उनके जन्म स्थान के लिए क्या क्या काम किए हैं, इस बारे में बताना चाहिए। उनके स्थान में सर्वप्रथम हमने जो अतिक्रमण था वो हटवाकर इंटरलॉक, सीसी, लाइट की व्यवस्था, जे हमने प्राथमिकता दी वहाँ पे, और साफ सफाई की, जे हमने प्राथमिकता दी। फिर इसके बाद माननीय जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे जी और माननीय विधायक विनोद चतुर्वेदी के प्रयास से वहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, जो लगभग 1 करोड़ के हैं। जो उसमें
शौचालय भी बनेंगे और उनके साधुओं के रहने के लिए आवास भी है, सौर ऊर्जा लाइटें भी हैं, कई चीज़ें हैं जो चल रही हैं। हम और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कार्य योजना 67,47,000 की भेजी है शासन को। अगर वो स्वीकृत होती है तो जो विकास है, जो चारों तरफ जैसे स्टील की ग्रिल है, स्टील की चेयर है, पर्यटकों की सुविधाओं के लिए वो पूरी कार्य योजना बनी हुई है। तो व्यास मंदिर में साल में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं इस बार? व्यास मंदिर में एक तो विश्व गुरु है तो गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ कार्यक्रम होता है और भंडारा भी चलता है। अब आने वाले बसंत पंचमी में वहाँ मेला लगता है, व्यास जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं। और जो समिति बनी है, समिति द्वारा वहाँ पर मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया जाता है। उसमें मुख्यतः मतलब वर्तमान सरकार के या तो राज्यसभा सांसद, मंत्री या विधायक रहते हैं। अच्छा, व्यास जी जैसा कि मान्यता है कि व्यास जी यहाँ पे जन्म लिए और उनका कहीं ना कहीं परिवार भी है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं क्या वो उनके मतलब पारिवारिक लोग हैं, मतलब उन्हीं के पूर्वज वगैरह? जो हम लोगों को बुजुर्गों द्वारा बताया गया वो यही बताया गया कि हम लोग उनके वंशज हैं। वो निषाद समुदाय से आते थे, हम लोग उनके वंशज हैं। और उनके पिताजी पराशर ऋषि थे, जिनका ऋषि पराशर, जिन्होंने मतलब जिनकी तप स्थली पराशर है, वो भी कालपी क्षेत्र में आता है। ग्राम पराशर। ग्राम पराशर। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, जो कि वेदों के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी, उनकी जन्मस्थली है और जो कि जहाँ पे दर्शन के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। अच्छा, और उन्होंने अपना कहीं ना कहीं संघर्ष भी बताया कि कितना उन्होंने संघर्ष किया और कितनी गरीबी का सामना किया। ये कहीं ना कहीं वर्तमान युवा के लिए भी एक नज़ीर है। आज के टाइम में आप खबरों में देखते होंगे कि छोटी सी बात पे माता ने डांट दिया, पिता ने डांट दिया और बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन पवनदीप निषाद जी ने जमीनी तौर पे इस लेवल का संघर्ष किया और आज ग्राम प्रधान के पद पर विराजमान है। और बाकी आगे भी इनकी क्या रणनीति है इस बारे में भी बात करेंगे। पवन जी, ये बताइए सबसे पहले आप किस पार्टी से मादा रखते हैं? हम तो अभी किसी दल पे नहीं है, हम तो गांव का विकास चाहते हैं। जो भी सांसद विधायक बने हमें उनसे काम कराना है अपने गांव। अगर सत्ता में या विपक्ष में किसी भी या दल में रहेंगे तो हम जानते हैं कि वो लोग विकास में रोड़ा बनते हैं कि हमारे दल का नहीं है, वो फलाने दल का, फलाने का। हमारे कोई ऐसा टैग नहीं है कि कोई ये कह दे कि फला के हैं। आप चूंकि बात राजनीति की हो ही रही है, तो आपके समाज के संजय निषाद जी हैं जो कि राजनीति करते हैं, तो उनका समाज को किस प्रकार का सहयोग मिलता है? इस समय जो राजनीति चल रही है वो टोटल बिरादरी पे ही चल रही है। तो वो इस समय वर्तमान में यूपी सरकार में मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी उनके साथ है, हमारी समाज भी उनके साथ है संजय निषाद जी के। लेकिन जो भाजपा में भी नेता उनके भी साथ हैं, ऐसा नहीं कि पूरा समाज उन्हीं के साथ है। हमारे जो समाज के नेता हैं, माननीय राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद जी हों या माननीय रामकेश निषाद जी मंत्री जी हों या निरंजन ज्योति जी भी हों, कोई भी हो दल, मतलब हमारी समाज सभी के साथ है। जो उनके समाज के साथ हैं वो उनके साथ हैं। कभी किसी को ज्यादा सहयोग मिल जाता है, कभी कम मिलता है, ये होता है। तो वो समय के हिसाब से वो अपना अलग अलग दृष्टिकोण है जनता का, जनता जनार्दन सब कुछ है, किसके प्रति उसका क्या रुझान रहता है वो चुनाव तय करते हैं। इस बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो आज आप हमारी स्टूडियो में आए और आपने बड़ी मुखरता से सारे सवालों के जवाब दिए और लोग आपके बारे में, आपने ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दिए जो कहीं ना कहीं लोग जिस बारे में नहीं जानते थे। कुछ लोग जानते होंगे जो आपके करीबी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो आपके बचपन के बारे में और पूरा अभी तक का सफर कैसा रहा इस बारे में नहीं जानते थे और जानना चाहते थे। तो उनको कहीं ना कहीं इससे जवाब मिलेगा। और इसके अलावा आपने जो सवालों के जवाब दिए हैं वो बहुत बेबाकी से दिए हैं और एकदम अपने अंदाज में दिए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी हम आपके
अग्रिम भविष्य की जो है बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और आप मैं चाहेंगे कि दोबारा आप जो है प्रधान बनकर और फिर दोबारा से आप हमारे स्टूडियो आए और हम आपका फिर से एक बार एक नया पॉडकास्ट करें एक नए मुद्दों के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क और अब हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।